हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन सेल, डीआरडीओ, टाटा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू मेटलर्जी। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर उसका आंसर और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी लेकर आराम से बैठ जाइए और जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसको मैं बोलूँगा कि आप प्रॉपर नोट डाउन करिए, उसका एक नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और वो चीज़ आपको याद रहती है। ठीक है, अगर आप केवल टाइम पास के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे आपको एग्ज़ाम में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो आप मेहनत कर रहे हैं तो प्रॉपर ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। और ऐसा नहीं है इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन बताऊंगा फिर आंसर उसका दे दूंगा तो आपको उस आंसर को रट लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आंसर कैसे आया, कहाँ से आया और किस कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है, ये प्रॉपर मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई भी और क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से उसको बना सको। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए ऐसा बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप हज़ारों क्वेश्चंस बना सकते हैं। मैं भी जैसे ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हैं, किसी कॉपी से मैंने नहीं लिए या किसी बुक से नहीं लिए हैं। ये मेरे खुद के बनाए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडेंटर यूज्ड इन रॉकवेल सी स्केल। तो रॉकवेल का जो सी स्केल होता है उसमें हम कौन सा इंडेंटर यूज़ करते हैं? ऑप्शन है स्टील बॉल, टंगस्टन कार्बाइड, कास्ट आयरन या डायमंड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है डायमंड। तो रॉकवेल सी स्केल में हम डायमंड इंडेंटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली देखो, रॉकवेल में ना बहुत सारे स्केल होते हैं, लेकिन मेन आपका 3 स्केल होता है, ए, बी और सी। ठीक है, इसमें से ए और बी स्केल जनरली हम यूज़ करते हैं वो मेटल का जिसका हार्डनेस थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, और सी स्केल उसके लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे जिस मेटल का हार्डनेस ज़्यादा होता है। जैसे बी स्केल हम यूज़ करते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम और इसके अलॉयस के हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, सी स्केल हम यूज़ करते हैं जनरली स्टील के, कास्ट आयरन के, इनके हार्डनेस को हम पता लगाने के लिए। ठीक है, तो ए स्केल में भी हम डायमंड इंडेंटर का यूज़ करते हैं, बी में हम यूज़ करते हैं स्टील बॉल का और सी स्केल में हम यूज़ करते हैं डायमंड का। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एसियन कर्व फॉर्म्ड इन विच टेस्ट। तो एसियन कर्व कौन से टेस्ट में फॉर्म होता है? ठीक है, ऑप्शन है टेंसाइल टेस्ट, फटीग टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट या क्रिप टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है फटीग टेस्ट। तो फटीग टेस्ट जब हम करते हैं ना तब हम एसियन कर्व बनाते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फटीग के बारे में बता दूं। फटीग मतलब होता है साइक्लिक लोडिंग। जब आप किसी मेटल पे साइक्लिक लोड अप्लाई करते हो, साइक्लिक लोड मतलब कभी उस मेटल पे लोड लगा, कभी नहीं लगा, फिर कभी नहीं लगा, तो इस तरीके से क्या है, आप साइक्लिक लोड दे रहे हो, कभी लोड लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फटीग लोड, है ना। तो फटीग लोड में जनरली क्या होता है, मेटल जल्दी फेल हो जाता है। ठीक है, जल्दी फेल हो जाता है मतलब अगर आप इसमें स्टैटिक लोड अप्लाई करोगे, मतलब जैसे एक कांस्टेंट लोड अप्लाई करोगे या स्टैटिक बढ़ता हुआ कुछ लोड अप्लाई करोगे ना, तो उस केस में इसका जो यूटीएस है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो आपका ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब आप इसमें फटीग लोड अप्लाई करोगे तो उसका स्ट्रेंथ आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे फटीग लोड अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे गाड़ी के व्हील्स हो गए, ठीक है, और पंखे के ब्लेड हो गए। ठीक है, तो ये सब जगह क्या होता है, फटीग लोड अप्लाई होता है। तो वैसी जगह में लोड, जो मेटल है वो कितना लोड सह सकता है, कितना फटीग लोड सह सकता है, इसका हम टेस्ट करते हैं फटीग टेस्ट में। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, एसियन कर्व बनाते हैं। एसियन कर्व में क्या होता है, एस मतलब होता है स्ट्रेस, है ना, और एन मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल। तो इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रेस लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 100 मेगापास्कल का एक लोड ले लिया। ठीक है, तो 100 मेगापास्कल लोड बोलता हूँ, स्ट्रेस ले लिया। तो 100 मेगापास्कल में ये देखेंगे उस सैंपल में 100 मेगापास्कल का लोड अप्लाई करेंगे, फिर लोड जीरो करेंगे, फिर ऐसे करके साइक्लिक लोड अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ साइकिल के बाद वो मेटल ब्रेक हो जा रहा है, मतलब टूट जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए हम अज्यूम करते हैं कि 10,000 साइकिल बाद टूट गया, तो ऐसे में आपको क्या मिल जाएगा, ये 10,000 साइकिल है। ठीक है, 10,000 साइकिल और इधर ये 100 मेगापास्कल लोड, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। वैसे आपको बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेस में अलग अलग नंबर ऑफ साइकिल कैलकुलेट करोगे, है ना, और जब सब इतने सारे पॉइंट मिल जाएंगे और सब पॉइंट को जब जोड़ दोगे ना तो आपको क्या मिल जाता है, एसियन कर्व आपको मिल जाता है। ठीक है, तो एसियन कर्व आपको क्या बताता है कि मतलब उस मेटल में आपको कितना स्ट्रेस अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको बताता है ना। अगर उससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो मेटल टूट सकता है। तो एसियन कर्व में हम क्या पता करते हैं, एक जो मतलब परमिसिबल एक स्ट्रेस डिटरमाइन करते हैं
जिसमें मेटल कभी फेल नहीं होता है, ठीक है, वो स्ट्रेस हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, इस फटीग टेस्ट के साथ, फटीग टेस्ट जब हम करते हैं तो, ठीक है। तो फटीग टेस्ट के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच इज़ नॉट ए फोर्जिंग ऑपरेशन, इनमें से कौन सा फोर्जिंग ऑपरेशन नहीं है। ऑप्शन है अपसेटिंग, फुलरिंग, एजिंग या बेंडिंग। तो राइट आंसर है यहाँ पे बेंडिंग, ठीक है। बेंडिंग कोई फोर्जिंग ऑपरेशन नहीं है, बाकी तीनों जो है वो फोर्जिंग ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए रॉ मटेरियल इन ब्लास्ट फर्नेस, तो इनमें से कौन सा ब्लास्ट फर्नेस का रॉ मटेरियल नहीं है। ऑप्शन है सिंटर, कोक, फेरोलॉय या लाइम। तो राइट आंसर है यहाँ पे फेरोलॉय, ठीक है। तो फेरोलॉय को हम ब्लास्ट फर्नेस में कभी नहीं डालते हैं, ये हम डालते हैं स्टील मेकिंग में, जब फाइनल हमको कंपोजिशन तैयार करना होता है ना स्टील का, उससे में डालते हैं हम फेरोलॉय, ठीक है। बाकी ये जो तीनों हैं सिंटर है, कोक और लाइम, ये तो हम ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉस्फोरस रिमूवल, तो इसमें से कौन सा कंडीशन फेवरेबल नहीं है फॉस्फोरस रिमूवल के लिए, ठीक है। ऑप्शन है हाई टेम्परेचर, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, हाई बेसिसिटी ऑफ स्लैग या रिड्यूसिंग कंडीशन। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, ठीक है। तो सल्फर को अगर आपको रिमूव करना है तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। कौन कौन सा, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई बेसिसिटी और रिड्यूसिंग कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को क्या है किसी किसी एग्जाम में अलग तरीके से पूछ देते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्टील मेकिंग में कौन सा एलिमेंट रिमूव नहीं होता है। तो भाई प्राइमरी स्टील मेकिंग में तो हम ऑक्सीजन देते हैं इम्प्योरिटी रिमूवल के लिए, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन होता है। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे सल्फर आपका रिमूव नहीं होगा प्राइमरी स्टील मेकिंग में, ठीक है। तो ये जो फेवरेबल कंडीशन है ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप हर क्वेश्चन को बना सकते हो। वैसे फॉस्फोरस रिमूवल का थोड़ा सा अलग होता है। फॉस्फोरस रिमूवल के लिए हमको चाहिए रहता है रिड्यूसिंग कंडीशन, ठीक है। इसके लिए हमको क्या चाहिए रहता है, सॉरी, फॉस्फोरस रिमूवल के लिए हमको चाहिए रहता है ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, ठीक है। तो इसी को अलग तरीके से पूछ देते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा एलिमेंट रिमूव नहीं होता है, तो वहाँ पे फॉस्फोरस रिमूव नहीं होता है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, रिड्यूसिंग कंडीशन होता है, और इसको क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैब्स बिल्ड अप ऑन द फर्नेस वॉल एंड काउजेस ए डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टैक ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इज विच इरेगुलरिटी। तो ये बोल रहे हैं कौन सा इरेगुलरिटी यहाँ पे दिया गया है, बोला गया है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ब्लास्ट फर्नेस का वॉल होता है ना, देखिए ब्लास्ट फर्नेस आपका इस तरह से बनता है। तो ब्लास्ट फर्नेस का वॉल होता है, मतलब ये आपका ब्लास्ट फर्नेस का दीवार में क्या फॉर्म हो जाता है, स्कैब। यहाँ पे स्कैब फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारा स्कैब फॉर्म होना मतलब बहुत सारा रॉ मटेरियल यहाँ पे जाके चिपक जाता है, ऐसे ये स्कैब बना लेता है ना। तो ये क्या करता है, ब्लास्ट फर्नेस के क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा देता है, क्योंकि ये दीवार पे चिपक के स्कैब बना लिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की क्या हो गया, ब्लास्ट फर्नेस का घट गया, है ना। तो इस इरेगुलरिटी का क्या नाम है, ये आपको पूछ रहा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे चैनलिंग, हैंगिंग, स्कैफोल्डिंग या पिलरिंग। तो राइट आंसर है यहाँ पे स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, जो स्कैब बन जाते हैं ब्लास्ट फर्नेस की दीवार पे। इसके अलावा बाकी के बारे में बता देता हूँ। चैनलिंग क्या होता है, चैनलिंग में क्या होता है, प्रिफरेंशियल रिमूवल ऑफ गैस होता है, मतलब या फिर बोल सकते हैं प्रिफरेंशियल फ्लो ऑफ गैस, रिड्यूसिंग गैस। क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ना आपका रिड्यूसिंग गैस जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है ना। तो कई बार क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में कोई पर्टिकुलर ऐसा एरिया होता है जहाँ पे परमेबिलिटी जाता है, जैसे मान लीजिए मिडिल में परमेबिलिटी जाता है, तो पूरा का पूरा रिड्यूसिंग गैस जो है ना ऐसे मिडिल से होते हुए बाहर निकल जाएगा रिड्यूसिंग गैस, और आसपास का जो एरिया वहाँ पे रिड्यूसिंग गैस पहुँचेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, ये जो एरिया होगा जहाँ रिड्यूसिंग गैस नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, केवल मिडिल में रिडक्शन प्रोसेस होगा, है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि कई बार ब्लास्ट फर्नेस के अलग अलग जगह में परमेबिलिटी का डिफरेंस आ जाता है, कहीं परमेबिलिटी कम कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण होता है चैनलिंग इरेगुलरिटी। तो चैनलिंग को दूर करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सही साइज़ का रॉ मटेरियल आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, लंप साइज़ में रॉ मटेरियल डालना है, कभी भी फाइन साइज़ में रॉ मटेरियल को नहीं डालना है ना। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, प्रॉपर चार्जिंग सिस्टम आपका होना चाहिए जो चार्ज मटेरियल को प्रॉपर अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो इससे चैनलिंग इफेक्ट आपका ख़त्म होता है।
हैंगिंग क्या होता है? हैंगिंग मतलब कई बार रॉ मटेरियल जो है ना ऊपर हैंग कर जाता है, नीचे नहीं आ पाता। जैसे ये ब्लास्ट फर्नेस है, इसके ऊपर में रॉ मटेरियल यहाँ पे हैंग कर जाएगा, नीचे ही नहीं आ पाएगा, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग। ठीक है। और ये क्या होता है? पिलरिंग। पिलरिंग में क्या होता है, कई बार क्या होता है मिडिल पोर्शन में ब्लास्ट नहीं पहुंच पाता है, हॉट ब्लास्ट। जैसे ये ब्लास्ट फर्नेस है, यहाँ ट्यूअर से हम क्या देते हैं, हॉट ब्लास्ट सप्लाई करते हैं। तो कई बार मिडिल पोर्शन में जो है ना एक मतलब पिलर जैसा बन जाता है जहाँ पे हॉट ब्लास्ट पहुँच ही नहीं पाता है। तो मिडिल में जब हॉट ब्लास्ट नहीं पहुँच पाता है ना, तो ये एरिया थोड़ा सा कूल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। तो ये क्या होता है फिर, मतलब पिलर जैसा एरिया यहाँ पे ठंडा हो जाता है, इसको बोलते हैं पिलरिंग। इसको दूर करने के लिए हॉट ब्लास्ट का जो प्रेशर है ना थोड़ा बढ़ाया जाता है, तो ये हॉट ब्लास्ट फिर मिडिल तक पहुँच पाता है। ठीक है। तो ये इरेगुलरिटीज़ आपको ब्लास्ट फर्नेस का सारा देख लेना है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ स्लैग इन एलडी कन्वर्टर इज। तो एलडी कन्वर्टर में स्लैग की बेसिसिटी कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? तो राइट आंसर है यहाँ पे 3। ठीक है। बेसिसिटी कितनी होती है एलडी कन्वर्टर स्लैग की? 3 होती है। ठीक है। अब ये बेसिसिटी क्या होता है भाई? बेसिसिटी इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। ये क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है। जैसे स्लैग में कितना % बेसिक ऑक्साइड है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कितना एसिड ऑक्साइड है, जैसे SiO2, P2O5 कितना है। ठीक है। मान लीजिए कि बेसिक ऑक्साइड आपका 500 kg है, ठीक है, और एसिडिक ऑक्साइड आपका 250 kg है। तो यहाँ पे बेसिसिटी कितना निकल के आ जाएगी? 2। यहाँ पे बेसिसिटी कितना निकल के आ जाएगी? 2। ठीक है। तो इस तरह से बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर बेसिसिटी की वैल्यू अगर 1 से कम हो जाती है ना, 1 से अगर कम हो जाती है, इसका मतलब एसिड ऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एसिडिक स्लैग है, अगर बेसिसिटी की वैल्यू 1 से कम आ जाती है तो। ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं कि ब्लास्ट फर्नेस में स्लैग की भी जो बेसिसिटी है ना वो लगभग 1.2 के आसपास होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच एलिमेंट इज रिमूव्ड फर्स्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इन स्टील मेकिंग। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट पहले रिमूव होता है ना ऑक्सीडेशन से? ऑप्शन सिलिकॉन है, मैग्नीज है, फॉस्फोरस है या कार्बन है। तो राइट आंसर है यहाँ पे सिलिकॉन। ठीक है। सिलिकॉन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए सबसे ज़्यादा होती है, तो सिलिकॉन ही सबसे पहले रिमूव होता है। ठीक है। उसके बाद मैग्नीज रिमूव होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ आर्गन पर्जिंग ड्यूरिंग स्टील मेकिंग। तो स्टील मेकिंग के समय जो हम आर्गन पर्जिंग करते हैं, बॉटम से जो आर्गन हम देते हैं लैडल में, है ना, उसका फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे पहला, इंक्रीज टेम्परेचर, होमोजेनाइजेशन ऑफ बाथ टेम्परेचर, इंक्रीज डिसोल्यूशन रेट ऑफ अलॉय, या डीप इम्प्योरिटी रिमूवल। तो इसमें से कौन सा काम आपका आर्गन पर्जिंग नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है इंक्रीज टेम्परेचर। तो आर्गन पर्जिंग कभी भी टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम नहीं करता है। ठीक है। इसके अलावा ये बाकी तीनों काम करता है, जैसे होमोजेनाइजेशन ऑफ बाथ टेम्परेचर। तो बाथ का जो टेम्परेचर है ना, वो अगर आपको सब जगह सेम रखना है, सेम लाने का काम करता है आपका आर्गन पर्जिंग। ठीक है। क्योंकि आर्गन पर्जिंग करते हो तो क्या होता है, पूरा मेटल का जो बाथ है वो स्टीयर हो जाता है। ठीक है, मतलब घूमता है। तो स्टीयरिंग करने से बाथ का जो टेम्परेचर है वो सब जगह समान हो जाता है। इसके अलावा एक और फंक्शन है जो यहाँ पे नहीं दिया है, होमोजेनाइजेशन ऑफ बाथ कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन को भी हर जगह समान करता है। ठीक है। उसके अलावा इंक्रीज डिसोल्यूशन रेट ऑफ अलॉय। ठीक है। तो ये क्या करता है, आर्गन पर्जिंग करोगे तो पूरा स्टीयरिंग होता है, तो इससे अलॉय का डिसोल्यूशन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे आप शरबत बनाते हो तो शक्कर डाल के उसको घोलते हो ना चम्मच से हिलाते हो तो जल्दी घुलता है शक्कर। ठीक है। वैसे यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा क्या है, डीप रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। तो इसको भी प्रमोट करता है। अगर आप आर्गन पर्जिंग नहीं करोगे, है ना, और ऊपर से आप ऑक्सीजन दे रहे हो, तो अंदर में जो इम्प्योरिटी रहेगी ना बॉटम साइड में, वो कभी भी इस ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएगी, है ना। जब प्रॉपर स्टीयरिंग होगा आर्गन से, तभी नीचे का इम्प्योरिटी ऊपर जाएगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होगा, स्लैग बनेगा। ठीक है। ये 3 फंक्शन है टेम्परेचर इंक्रीज करने का, इसका कोई काम नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कूलिंग रेट इज स्लोएस्ट। इनमें से कौन से हीट ट्रीटमेंट में कूलिंग रेट सबसे कम होता है भाई, एनहेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग या मार्ड टेम्परिंग। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर आप लोग दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ पे मैंने दूंगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टर कूलिंग रेट इज अचीव्ड थ्रू
फास्टेस्ट कूलिंग रेट इज़ अचीव्ड थ्रू, तो फास्टेस्ट कूलिंग रेट हमें किससे मिलता है? ऑयल, वाटर कॉन्चिंग से, ऑयल कॉन्चिंग से, एयर से, या ब्राइन सॉल्यूशन से? तो राइट आंसर है यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन से हमको सबसे ज़्यादा कूलिंग रेट मिलता है। अगर आपको मेटल को बहुत जल्दी ठंडा करना है ना, बहुत कम समय में, तो आप मेटल को गर्म करके ब्राइन सॉल्यूशन में डाल दो। ठीक है, तो कूलिंग रेट बहुत फास्ट होगा, आपका मार्टेनसाइट पूरा 100% मार्टेनसाइट बन जाएगा। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इसका रैंक पूछा जाता है कि सबसे फास्टेस्ट कौन है, सबसे स्लोएस्ट कौन है। तो देखो सबसे फास्ट यहाँ पे होता है ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद होता है आपका वाटर कॉन्चिंग, फिर उसके बाद होता है ऑयल कॉन्चिंग, फिर उसके बाद आता है एयर। ठीक है, मतलब सबसे फास्ट कौन करेगा? ब्राइन सॉल्यूशन करेगा, फिर वाटर, फिर ऑयल, उसके बाद फिर आता है एयर। ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसके भी याद रख लें आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज इज फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें से कौन सा फेज जो है वो डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन से फॉर्म होता है, या डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं उसको? ऑप्शन है परलाइट, सीमेंटाइट, बैनाइट या मार्टेनसाइट। तो सही आंसर है मार्टेनसाइट। ठीक है, तो मार्टेनसाइट डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है कैसे? जब हम मेटल को हीट करते हैं, है ना, ऑस्टेनिटिक रीजन तक, तो उसमें क्या हो जाता है, पूरा ऑस्टेनाइट फेज बन जाता है मेटल में। फिर आप तुरंत इसको क्या कर देते हो भाई, वाटर कॉन्चिंग कर देते हो, या ऑयल कॉन्चिंग, या ब्राइन सॉल्यूशन में कॉन्च कर देते हो। तो आपका ऑस्टेनाइट तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका मार्टेनसाइट में। तो इतना जल्दी प्रोसेस होता है कि वहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन का, सॉरी, डिफ्यूजन का टाइम ही नहीं मिल पाता है कि, ठीक है, कि एटम्स डिफ्यूज़ कर पाए अंदर में, तो ये तुरंत बन जाता है, तो इसी बोलते हैं डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉमनी टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेजर। जॉमनी टेस्ट क्या चीज़ मेजर करने का काम करता है? हार्डनेस, हार्डनेबिलिटी, टफनेस या स्ट्रेंथ? तो राइट आंसर है यहाँ पे हार्डनेबिलिटी। तो जॉमनी टेस्ट से हम क्या डिटरमाइन करते हैं भाई, मेटल की हार्डनेबिलिटी क्या है। ठीक है, और हार्डनेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? एबिलिटी टू बी हार्डेंड। ठीक है, हार्डनेबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी टू बी हार्डेंड बाय फॉर्मिंग मार्टेनसाइट। ठीक है, मतलब किसी मेटल की हार्ड होने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? हार्डनेबिलिटी। ठीक है, वो कितना हार्ड है ऐसा नहीं, कितना हार्ड वो हो सकता है उसको बोलते हैं हार्डनेबिलिटी। ठीक है, हार्डनेस टेस्ट तो आपको पता है कि बहुत सारा टेस्ट से करते हैं, ब्रिनल, रॉकवेल, विकर्स, ये सब हार्डनेस टेस्टिंग मशीनें हैं या मेथड है। टफनेस हम किससे डिटरमाइन करते हैं? टफनेस अब इम्पैक्ट टेस्ट से पता करते हैं, है ना, आइजोड और चारपी टेस्ट, है ना, इससे हम पता करते हैं टफनेस। स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेंथ के लिए हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, इलोंगेशन, ये सब निकालने के लिए टेंसाइल टेस्ट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड इन अर्थ इज। तो पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पे टंगस्टन कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील, डायमंड या बोरॉन कार्बाइड। तो सबसे सिंपल आंसर है इसका डायमंड। ठीक है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट एलिमेंट है अब तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉट ए स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म प्रोसेस। इसमें से कौन सा स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म प्रोसेस नहीं है? एनहेलिंग, ग्रेन रिफाइनमेंट, कोल्ड वर्किंग या अलॉइंग? तो राइट आंसर है यहाँ पे एनहेलिंग। ठीक है, एनहेलिंग करने से कभी भी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता है, उल्टा एनहेलिंग करने से स्ट्रेंथ कम हो जाता है ना, मेटल सॉफ्ट हो जाता है। और बाकी जो है जैसे ग्रेन रिफाइनमेंट है, कोल्ड वर्किंग और अलॉइंग, तीनों से आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, ग्रेन रिफाइनमेंट का आपको पता होगा कि ग्रेन जितना छोटा होगा उतना डिसलोकेशन मूवमेंट को ये रोकेगा, तो इससे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। कोल्ड वर्किंग में क्या होता है? कोल्ड वर्किंग में स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाता है, इसके कारण स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अलॉइंग में क्या होता है? जब हम कोई भी अलॉय ऐड करते हैं, ठीक है, तो अलॉय ऐड करते हैं तो ये भी डिसलोकेशन मोशन को ब्लॉक करता है। ठीक है, अलॉइंग को हम सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग भी बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच एलिमेंट इज नॉट ए कार्बाइड फॉर्मर। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट कार्बाइड फॉर्मर नहीं है? टंगस्टन, वैनेडियम, निकल या नायोबियम? तो देखिए, जो कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट होता है ना, वही फेराइट स्टेबलाइजर भी होता है। इस चीज़ को आप याद रखना, जो एलिमेंट कार्बाइड फॉर्मर होते हैं वो फेराइट स्टेबलाइजर भी होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो एलिमेंट कार्बाइड फॉर्म करेगा, जैसे टंगस्टन कार्बाइड फॉर्मर है ना, तो टंगस्टन क्या करेगा भाई, पूरा कार्बन लेके कार्बाइड बना लेगा, तो इससे स्टील में कार्बन की कमी हो गई, और कार्बन जितना कम होगा उतना ही क्या बनेगा आपका, फेराइट बनेगा।
क्योंकि कार्बन कौन ले लिया, टंगस्टन ले लिया भाई, तो कार्बन कम हुआ मतलब फेराइट बनेगा, कार्बन ज़्यादा होता तो ऑस्टेनाइट बनता। तो कार्बाइड फॉर्मर ही क्या होते हैं, फेराइट स्टेबलाइजर होते हैं। ठीक है, और जनरली ये सब बीसीसी स्ट्रक्चर होते हैं। जो कार्बाइड फॉर्मर है, जो फेराइट स्टेबलाइजर जो होते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर जनरली बीसीसी होता है। तो यहाँ पे देखो टंगस्टन का बीसीसी है, वेनेडियम का है, नायोबियम का, तीनों का बीसीसी स्ट्रक्चर है। तो तीनों क्या है आपका कार्बाइड फॉर्मर है। ठीक है, तो ऑप्शन एक ही बचता है फिर निकल। तो निकल का आपका एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो निकल जो है वो ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, निकल होगा। यहाँ पे एक मेटल जो है एल्यूमिनियम, वो अपवाद है। एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर आपका एफसीसी होता है, लेकिन ये भी एक कार्बाइड फॉर्मर होता है और फेराइट स्टेबलाइजर होता है, तो इसको याद रखिए आप, ये एक अपवाद है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्ड शॉर्टनेस अकर्स इन स्टील ड्यू टू, तो स्टील में कोल्ड शॉर्टनेस किसके कारण होता है? ऑप्शन है सल्फर, हाइड्रोजन, लेड या फॉस्फोरस। तो राइट आंसर है यहाँ पे फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस के कारण क्या होता है, कोल्ड शॉर्टनेस होता है। अब ये कोल्ड शॉर्टनेस क्या है जी? कोल्ड शॉर्टनेस आपका है जब मेटल को आप लो टेम्परेचर में ले जाते हो ना, तो मेटल जो है वो ब्रिटल हो जाता है, इसको बोलते हैं कोल्ड शॉर्टनेस। ठीक है, मतलब लो टेम्परेचर में जाते ही मेटल का डक्टिलिटी पूरा खत्म हो जाता है, वो पूरा ब्रिटल हो जाता है, इसको बोलते हैं कोल्ड शॉर्टनेस। वो फॉस्फोरस के कारण होता है। अगर मेटल में ज़्यादा फॉस्फोरस हुआ तो वो उसमें कोल्ड शॉर्टनेस हो जाएगा। ठीक है ना। और ये कोल्ड शॉर्टनेस ज़्यादातर कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर कम होता है। जैसे यूरोप के कई सारे देश हैं, या ऐसी ठंडी जगह है जहाँ पे आप वो उस मेटल का, स्टील का यूज़ कर रहे हो, उसमें फॉस्फोरस ज़्यादा हुआ तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा मेटल। ठीक है, इसके अलावा सल्फर के कारण क्या होता है? सल्फर के कारण आपका होता है हॉट शॉर्टनेस। सल्फर से क्या होता है, हॉट शॉर्टनेस। मतलब जब आप मेटल को जब हाई टेम्परेचर में ले जाते हो ना, तो मेटल ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉट शॉर्टनेस, और वो होता है सल्फर के कारण। ठीक है, सल्फर एक्चुअली में क्या करता है, आयरन के साथ मिलकर आपका आयरन सल्फाइड बना लेता है, और ये आयरन सल्फाइड क्या होता है, ग्रेन बाउंड्रीज पे जाके सेग्रीगेट हो जाता है ना। और जैसे ही इसको हाई टेम्परेचर मिलता है, ये आयरन सल्फाइड मेल्ट हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, मेटल के मेल्ट होने से पहले आयरन सल्फाइड मेल्ट हो जाता है, इससे आपका ग्रेन बाउंड्री जो है वीक हो जाता है, और जब आप इसमें लोड लगाते हो तो ये ग्रेन बाउंड्रीज के अलॉन्ग ही ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हॉट शॉर्टनेस होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ नॉट ए रोलिंग डिफेक्ट, इसमें से कौन सा रोलिंग डिफेक्ट नहीं है? एलिगेटरिंग, वेवी एजेस, मिस रन या जीपर क्रैक। तो राइट आंसर है यहाँ पे मिस रन। ठीक है, मिस रन एक कास्टिंग डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये रोलिंग डिफेक्ट नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं वो रोलिंग डिफेक्ट है। एलिगेटरिंग में क्या होता है, एलिगेटरिंग में आपका जो मेटल का सैंपल होता है ना, वैसे दो टुकड़ों में ऐसे टूट जाता है, बीच से ऐसे फट जाता है, ऐसे, है ना, जब आप रोलिंग करते हो तो इसको बोलते हैं एलिगेटरिंग। वेवी एजेस में क्या होता है, जब आप शीट रोलिंग या प्लेट रोलिंग करते हो ना, तो इसका एज जो है ऐसे क्या हो जाता है, वेवी हो जाता है, ऐसे वेवी एजेस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेवी एजेस। ठीक है, जीपर क्रैक क्या होता है भाई, जीपर क्रैक में क्या होता है, बीच में ऐसे क्रैक जनरेट हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं जीपर क्रैक। तो ये सब डिफेक्ट्स को आपको याद रख लेना है, तो डिफेक्ट्स जनरली पूछे ही जाते हैं हर बार। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट ड्यूरिंग रोलिंग इज प्रोपोर्शनल टू। अब मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट बोल रहा है, तो ये ड्राफ्ट क्या है भाई? देखो ड्राफ्ट मतलब क्या है, जब आप रोलिंग कर रहे हो ना, जैसे ये रोल है दो, तो इस थिकनेस का मेटल इधर से अंदर जा रहा है और इस थिकनेस का मेटल यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो जो थिकनेस का डिफरेंस है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, जैसे इधर का आपका थिकनेस है मान लीजिए H1 और इधर का थिकनेस है मान लीजिए H2, तो H1 माइनस H2 ये क्या होगा, ड्राफ्ट होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए H1 आपका 100 है, 100 mm है इधर से जो आप दे रहे हो मेटल, और इधर ये 50 mm का बन के निकल रहा है, तो 100 माइनस 50, तो यहाँ पे 50 mm का क्या बोलोगे, ड्राफ्ट है। तो ये जो ड्राफ्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे रोल रेडियस, लोड अप्लाइड, स्पीड ऑफ रोल, या नन ऑफ दीज। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पे रोल रेडियस। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट जिसको हम डेल एच बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है डेल एच इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर। यहाँ पे म्यू क्या है भाई, म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और आर क्या है, रोल रेडियस। ठीक है, आर क्या है, रोल रेडियस। तो रोल का साइज़ जितना बड़ा होगा ना, उतना ही ज़्यादा उसमें आप थिकनेस आप कम कर सकते हो। इसके अलावा
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जितना ज़्यादा होगा आप उतना ही मेटल के थिकनेस को कम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ नॉट ए जोन इन इंगट कास्टिंग, इनमें से कौन सा इंगट कास्टिंग का जोन नहीं है? ऑप्शन है चिल जोन, सेंट्रल इक्वाइज जोन, कूलिंग जोन या कॉलमनर जोन। तो राइट आंसर है यहाँ पे कूलिंग जोन। ठीक है, तो इंगट स्ट्रक्चर में कूलिंग जोन नाम का कुछ नहीं होता है। ठीक है, चिल जोन, सेंट्रल इक्वाइज जोन और कॉलमनर जोन होता क्या है, जैसे इंगट का मोल्ड है, तो जैसे इसमें मेटल डाला जाता है ना, तो जो दीवार के जो कांटेक्ट में जो मेटल आता है तुरंत चिल हो जाता है, तो यहाँ पे बनता है आपका चिल जोन, दीवार के एकदम लगा हुआ हिस्सा चिल जोन बनता है। ठीक है, उसके बाद कॉलमनर जोन बनता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे कॉलमनर जोन बनता है। और उसके बाद बीच में जो बचा हुआ जितना भी मेटल है वहाँ पे आपको बनता है सेंट्रल इक्वाइज जोन। बीच में मिडिल में क्या बनता है, सेंट्रल इक्वाइज जोन। तो ये 3 जोन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। टोटल मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को बताए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे और वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं ये भी आप इसमें आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।